ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमने जो डिस्कस करनी है डिजीज वो हमारे पास है रिमोटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, हमारे पास ये जो डिजीज होती है बेसिकली हमारे पास ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो हमारे पास अगर हम रिमोटाइड को देखें तो हमारे पास रिमोटाइड का अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल। और आर्थ आर्थ का मतलब होगा हमारे पास जॉइंट। ठीक है जी, और उसके अलावा आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो बेसिकली अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें तो हमारे पास ये जो डिजीज है वो आपके पास मस्कुलोस्केलेटल को, ठीक है, पूरी बॉडी के मसल्स को, स्केलेटल सिस्टम को भी, और इसके अलावा हमारे पास जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन, तो ये मेनली इन चीज़ों को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, हमारे पास ये जो डिजीज होती है ये ना सिर्फ के मस्कुलोस्केलेटल के ये लिमिटेड है स्केलेटल सिस्टम तक, बल्कि इसके अलावा हमारे पास इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो अदर देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको भी इन्वॉल्व करेगी, लंग्स को इन्वॉल्व कर सकती है, हार्ट को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, तो बाकी सिस्टम जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली हमारे पास इसकी जो इनिशियल पॉइंट है जहां से ये आपके पास शुरू होती है तो वो आपके पास जॉइंट से शुरू होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि हमारे पास जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ठीक है, उनमें मेनली आपके पास क्या होता है कि मेनली आपके पास ये यहाँ पे मैं एक जॉइंट ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास जॉइंट बनेगा, दो बोन्स जब आपस में अटैच होंगी तो आपके पास यहाँ पे अगर दो बोन्स हैं, अगर ये साइनोवियल जॉइंट है तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपके पास बोन्स के एंड पे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है दोनों तरफ, जो मैं रेड कलर से ड्रा कर रहा हूँ, और इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, और आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज के अराउंड एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके पास है साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि मैंने ब्लू से बनाई है। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास फर्दर साइनोवियल मेम्ब्रेन के अराउंड हमारे पास साइनोवियल, यहाँ पे अराउंड आपके पास क्या होता है कि आर्टिकुलर कैप्सूल होता है। ठीक है, आर्टिकुलर कैप्सूल नहीं, मेन जो हमें स्ट्रक्चर जो डिस्कस करने हैं वो मेनली हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकुलर कार्टिलेज और दूसरे नंबर पे साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं। पहले हमारे पास ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर है ये आपके पास है आर्टिकुलेट कार्टिलेज। ठीक है, और ब्लू जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये वाला, इसको कहा जाता है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इन दोनों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है उसका क्या काम होता है, और उसके अलावा हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन, इन दोनों के स्ट्रक्चर को डीपली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारे पास ये मेनली एक्ट लाइक अ कुशन, कि ये आपके पास कुशन का काम करती है। ठीक है, कुशन का काम करेगी तो आपके पास क्या इसका मेन काज, इसकी मतलब कि कुशन किस तरह से प्रोवाइड करती है कि ये जो बोन्स हैं इसके नीचे आपके पास ये आपस में रब ना हो। ठीक है, अगर इन दोनों की आपस में ड्यूरिंग मूवमेंट अगर रबिंग होगी तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके पास डैमेज हो सकते हैं। जो ये बोन्स हैं ये आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे, तो इनको एज अ कुशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि ये बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ रब ना हो। ठीक है, मेन इनका ये प्रोसेस होता है। अब हम जो डिजीज पढ़ेंगे आज उसमें आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होगी वो आपके पास डैमेज हो जाएगी। अगर ये डैमेज हो जाएगी तो आपके पास ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसी आर्टिकुलर कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास इस कार्टिलेज मेनली जहां भी कार्टिलेज होगी जिधर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कार्टिलेज के अलावा आपके पास ये जो है ये बोनी पार्ट है। ठीक है, कॉर्टिकल बोन है, तो इसमें मेनली आपके पास क्या होते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। इसी तरह से कहीं भी अगर कार्टिलेज है तो उसमें जो मेन सेल्स होते हैं वो आपके पास होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, और ये कॉन्ड्रोसाइट्स आपके पास मेन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं इस कार्टिलेज को। और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली हमारे पास क्या होगा, टाइप 2 कोलेजन, टाइप 2 कोलेजन, और प्लस हमारे पास कुछ प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स। ठीक है, तो ये मेनली आपके पास कार्टी कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं वो आपके पास क्या बनाते हैं, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज में जो इस कार्टिलेज को मेंटेन करेंगे। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स आपके पास टाइप 2 कोलेजन भी बनाते हैं और प्रोटियोग्लाइकन्स बनाते हैं जो कि यहाँ पे इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है और कुशिंग का काम करती है। ठीक हो गया, अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें मेनली क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अलावा हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास टाइप ए सेल और दूसरे नंबर पे हमारे पास टाइप बी सेल।
टाइप ए सेल का क्या काम होगा कि ये हमारे पास कोई भी अगर डेब्रिस होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेब्रिस है तो उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, मतलब कि इनगल्फ करते हैं उसको। और टाइप बी सेल जो होते हैं ये मेनली हमारे पास क्या करते हैं कि ये साइनोवियल फ्लूइड की प्रोटेक्शन करते हैं। साइनोवियल फ्लूइड फॉर्मेशन, ठीक है जी। अब ये जो सारे हमने स्ट्रक्चर अभी तक जॉइंट में देखे हैं, वहां पे हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज हमें मिला और साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपके पास इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही है और एक्ट लाइक अ कुशन। और इसके अलावा हमारे पास लुब्रिकेशन के लिए जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वहां के जो टाइप बी सेल्स हैं वो साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि ये जो जॉइंट्स हैं वो लुब्रिकेट रहें, ठीक हो गया, और इनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो ताकि इनमें कोई भी डीजनरेशन ना हो। ये जो आपके पास जॉइंट है बार बार इन्होंने मूव करना है एक दूसरे के ऊपर, ग्लाइडिंग इनकी होनी है, तो जब इनकी मूवमेंट हो तो ये आपके आपके पास ये क्या रहे हैं, ये सेफ रहे, इनकी डिस्ट्रक्शन ना हो, ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं, ये स्ट्रक्चर सारा हमने देख लिया कि रोमेटाइड आर्थराइटिस जो डिजीज है उसमें मेनली होता क्या है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऑटो इम्यून डिजीज है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, मेनली हमारे पास इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, स्पेशली कौन कौन से आपके पास, रिस्ट एंड हैंड, कि ज्यादातर आपके पास जो रिस्ट है ना, रिस्ट मतलब आपके कार्पल टनल, आपको पता होगा कार्पल टनल किधर होती है हमारे पास, आर्म के आगे। अगर मैं यहाँ पे हैंड बनाऊं, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे आपके पास कार्पल टनल होती है और ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है, इसको हम बोलते हैं रिस्ट, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास हैंड, ये आ गया हैंड पेशेंट का। तो और रिमोटाइड आर्थराइटिस में मेनली आपके पास या तो रिस्ट जो है इसके जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी या हैंड की। इसके अलावा आपके पास जो नी जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स, ठीक है, उनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। तो मेन आपके पास ये बात आपने याद रखनी है कि जो साइमेट्रिकल जॉइंट्स हैं, मतलब कि साइमेट्रिकल का मतलब है जो दोनों तरफ हैं, आपके पास रिस्ट जॉइंट जो है दोनों तरफ, आपके अपर लिम्स जो हैं दोनों तरफ होते हैं, ठीक है, हैंड जॉइंट्स जो हैं दोनों हाथ, आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों तरफ, और नी जॉइंट्स जो हैं वो भी बाइलेटरल दोनों तरफ होंगे, ठीक हो गया जी। तो ये सारी बात ही हमारे पास। अब हम देखते हैं कि अगर ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो किस्म के जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इंड्यूस करवाती हैं, हमारे पास दो मेन काजेज हैं। एक इसमें होती है हमारे पास र्यूमाटाइड फैक्टर, र्यूमाटाइड फैक्टर होगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें होती है एंटी सिट्रोलिन एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये जो रिमोटाइड फैक्टर है ये क्या होता है हमारे पास, रिमोटाइड फैक्टर ये होता है हमारे पास अगर बॉडी में नॉर्मल एंटीबॉडीज हैं, नॉर्मल हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमारे पास ये हमने हैवी चेन बना ली, और उसके बाद हम बना लेते हैं हमारे पास ये लाइट चेन है, ठीक है, ये उसका FAB पोर्शन है और ये आपके पास FC पोर्शन है, कोई भी एंटीबॉडी है। तो आपके पास ये जो एंटीबॉडी थी हमने कहा कि ये IgG एंटीबॉडी है। अगर IgG एंटीबॉडी के FC पोर्शन के अगेंस्ट हमारे पास इस FC पोर्शन को एज अ एंटीजन कंसीडर करके इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो इसको हमने एज अ एंटीजन कंसीडर किया और इसके खिलाफ क्या हुआ कि एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई, ठीक है। अब दूसरी हम यहाँ पे एंटीबॉडी बना लेते हैं, हमारे पास ये इसकी ये आपके पास लाइट चेन और हैवी चेन, और इसने इसको आपस में कनेक्ट कर लिया, इसको एज एंटीजन, ठीक है। और ये जो मेनली आपके पास जो एंटीबॉडी IgG के FC पोर्शन के अगेंस्ट रिएक्ट करती है वो मेनली आपके पास IgM होती है, और IgM का आपको पता है कि ये पेंटावेलेंट है, ठीक है। तो रिमोटाइड फैक्टर का अगर कंपोजिशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि आपके पास IgM एंटीबॉडी, ठीक है, रिएक्ट विद द FC पोर्शन ऑफ द IgG एंटीबॉडी। ये आपके पास IgM एंटीबॉडी थी, IgM एंटीबॉडी ने IgG एंटीबॉडी के FC पोर्शन को एज ए एंटीजन कंसीडर करके उसके साथ क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं रिमोटाइड फैक्टर। अब ये जो रिमोटाइड फैक्टर है, अगर हमारे पास बॉडी में कोई भी ऐसा पेशेंट है, ठीक है, वो आपके पास ये IgM एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उसके पास रिमोटाइड फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये तकरीबन 80% आपके पास रिमोटाइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में प्रेजेंट होगा। मतलब कि ये आपके पास क्या है कि ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव का क्या मतलब होगा कि ये जो आपके पास रिमोटाइड फैक्टर मिलता है ये अदर अदर देन रिमोटाइड आर्थराइटिस बाकी जो ऑटोइम्यून डिजीज हैं उसमें भी मिलता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ी थी शॉगरन सिंड्रोम, ठीक है, उसमें भी आपके पास रोमेटाइड आर्थर ये जो रोमेटाइड फैक्टर है वो आपके पास मिलता है, उस ये सेम एंटीबॉडीज मिलती हैं। इसी को आगे लेके चलते हैं। अगर हमने ये देख लिया कि हमारे पास रोमेटाइड फैक्टर मिलता है तो क्या ये जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे या नहीं बनेंगे।
इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी कि आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपके पास बॉडी टिश्यूज में कहीं भी जाकर डिपॉजिट हो सकता है, जो कि आगे क्या करवा सकता है कि इन्फ्लेमेशन काज करवा सकता है। ठीक हो गया। तो अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3। तो ये टाइप 3 टाइप का हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो ये एक फर्स्ट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हमें पता चल गई। अब होता कुछ इस तरह से है, अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो आएगा और आके हमारे पास यहाँ पे जॉइंट्स में अगर डेपोजिशन हो जाएगी इसकी, तो मेनली हमारे पास ये जॉइंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन जो होती है वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि आपके पास पेनिस फॉर्मेशन होती है, कि इसमें पेनिस कैसे बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है, अब हम पैथोफिजियोलॉजी को एक दफा देख लें कि हमारे पास किस तरह से इनिशिएशन होती है कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की, फिर हम उधर आ जाएंगे। एंटी सिट्रोलिन एंटीबॉडी, हमारे पास आप सब लोगों को पता होगा बायोकेम में यूरिया साइकिल होता है। तो यूरिया साइकिल में हमारे पास एक प्रीकर्सर, एक स्ट्रक्चर हमारे पास वहां पे बनता है, जैसे कि वहां पे ऑर्निथीन भी बनती है। ठीक, सबसे पहले हमारे पास आर्जिनिन, आर्जिनिन ऑर्थिनिन में, ऑर्थिनिन आपके पास कन्वर्ट हो जाती है सिट्रोलिन में, सिट्रोलिन में, सिट्रोलिन फिर आपके पास आर्जिनोसक्सिनेट में, फिर उसके बाद आपके पास आर्जिनिन। तो ये स्ट्रक्चर चल रहा होता है। ठीक हो गया। और आर्जिनिन आपके पास ये फिर यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो सिट्रोलिन है, ठीक है, अगर हम सिट्रोलिन की कंपोजिशन को देखें तो सिट्रोलिन में हमारे पास क्या होगा कि अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, अगर इसमें अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड, अगर हम प्रोटीन की डेफिनेशन करें तो प्रोटीन हमारे पास क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स के, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। तो अगर आपके पास अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाती है, कि प्रोटीन्स आपके पास अमाइनो एसिड्स पे कंसिस्ट होती है। अब होता कुछ इस तरह से कि हमारे पास यही जो सिट्रोलिन है, यहाँ पे हमने बात की थी कि कार्टिलेज जो है ना, कार्टिलेज जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कोलेजन टाइप 2 बनाते हैं, और कोलेजन टाइप 2 आपके पास आगे कार्टिलेज में टेक प्लेस होती है, मतलब कि वहां पे ये डेपोजिट होती है कोलेजन। तो ये इस कोलेजन में हमारे पास क्या होगा कि एबनॉर्मली ड्यू टू द HLA-DR4, HLA-DR4 हमारे पास ये, अगर ये आपके पास ह्यूमन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR4 प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये जो पेशेंट होंगे आपके पास जेनेटिकली, उनकी कार्टिलेज में सिट्रोलिन, आपके पास जो प्रोटीन है ना, वो आके डेपोजिट हो जाएगी। नॉर्मली होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके पास जीनोम जो है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास जेनेटिकली प्री डिस्पोजिशन है कि पेशेंट जो है वो आपके पास HLA-DR4 का है, तो ऐसे पेशेंट की कोलेजन में सिट्रोलिन होगी, और इस सिट्रोलिन को आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एज अ एंटीजन कंसीडर कर लेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो इनिशिएट हो जाता है। अब यहीं पे जॉइंट से कैसे हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर कार्टिलेज है तो कार्टिलेज में आपके पास कोलेजन है, अगर कोलेजन टाइप 2 है तो उसमें सिट्रोलिन है। तो अगर सिट्रोलिन है तो इसी वजह से हमारे पास ऐसे पेशेंट में एंटी सिट्रोलिन एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये स्पेसिफिक होता है। बेशक ये 20% है, स्पेसिफिक मतलब 20% पेशेंट आपके पास, अगर इस ये जो पेशेंट है उसमें अगर हमने सिरोलॉजिकली टेस्ट देखा तो उसमें रोमेटाइड फैक्टर जो था वो 80% प्रेजेंट था, लेकिन उसमें एंटी सिट्रोलिन एंटीबॉडी जो थी वो 20% थी। लेकिन ये आपके पास स्पेसिफिक है, अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये जो बंदा है वो कंफर्म है कि रिमेटाइड आर्थराइटिस का है, क्योंकि रोमेटाइड फैक्टर जो होता है वो आपके पास अदर ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी मिलता है। लेकिन अगर एंटी सिट्रोलिन एंटीबॉडीज इस पेशेंट में प्रेजेंट है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास रोमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है। ठीक हो गया जी। तो यहां तक बात होगी है क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स को भी इकट्ठा कर लिया, आईसी, और इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट एंटीबॉडीज भी हैं जो कि इस कार्टिलेज को आके तोड़ रही हैं। ठीक है, अब जब हम इस जॉइंट्स को आके, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आके यहाँ पे लड़ना शुरू कर देगा इसके साथ, तो इसकी लड़ाई के नतीजे में होगा कुछ इस तरह से कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो इनिशिएट होता है उसमें आपके पास ये जो कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज के अराउंड जो आपके पास साइनोवियम है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसमें पेनिस फॉर्मेशन हो जाती है। पेनिस फॉर्मेशन आपके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो पेनिस फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे जब इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हुआ तो ग्रेनुलेशन, ठीक है जी, साइनोवियल मेम्ब्रेन विद द ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो अब इस तरह से आपके पास यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स आ चुके हैं, और वो आपके पास क्या करेंगे कि इस कार्टिलेज की क्या करवा देंगे, ग्रेनुलेशन करवा देंगे। अब ये जो ग्रेनुलेशन है मेनली इसकी कंपोजिशन हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है कि पेनिस फॉर्मेशन हो जाएगी मेनली इसमें,
पेनिस फॉर्मेशन, पेनिस फॉर्मेशन, स्वोलन साइनोवियल मेम्ब्रेन विद ग्रेनुलेशन टिश्यूज, विद ग्रेनुलेशन टिश्यूज, ठीक है। और मेनली हम यहाँ पे एक ट्राइएड बनाते हैं कि आपके पास इसमें मेनली कौन से टिश्यूज जो होंगे, कौन से आपके पास सेल्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपके पास इन्फ्लामेटरी सेल्स, इन्फ्लामेटरी सेल्स प्लस आपके पास फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, ठीक है जी। तो ये मेनली आपके पास इस पेनिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आपके पास ये कंडीशन होती है तो ये जो पेनिस होता है वो आपके पास क्या करता है कि ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है अपने साइज में। अब ये सबसे पहले तो जो रेड लाइन मैंने आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज बनाई थी उसको तोड़ेगा, उसको तोड़ने के बाद ये पेनिट्रेट डीप इन द बोन्स, इस तरह से आपके पास ये जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं वो आपके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम को रिलीज करेंगे और वो आपके पास दोनों तरफ जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये जो जॉइंट्स हैं वो आपके पास डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपके पास ये जॉइंट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स भी आ जाएंगे। तो मेनली आपके पास जो साइटोकाइंस है ना इस डिजीज में, इंटरल्यूकन 6 और प्लस हमारे पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये दो मेन साइटोकाइंस हैं जो कि इसकी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए। और ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम रिमोटाइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि इसको इनहिबिट करेंगे। अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बात है, अब हम देखते हैं कि ये जो डिजीज है वो आपकी बॉडी में किधर किधर कौन कौन से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है अदर देन आपके पास जॉइंट्स। तो अगर हम जॉइंट्स के अलावा बात करें तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं यहाँ पे। एक तो हमने कहा कि रूमेटाइड फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स कहीं भी जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स जो हैं वो लंग्स में जो आउटर कवरिंग होती है आपके पास प्लूरा, उसमें जाके डिपॉजिट हो जाएंगे तो आपके पास प्लूराइटिस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हार्ट है तो हार्ट की आउटर कवरिंग क्या होती है आपके पास पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम में आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो पेरिकार्डाइटिस। और पेरिकार्डाइटिस का मेन आपके पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये होती है कि अगर किसी पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के जब वो सांस लेगा तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगी, ठीक है। और जैसे ही वो पेशेंट जो होगा वो लीन फॉरवर्ड के आगे की तरफ झुकेगा, ठीक है, हल्का सा वो आगे की तरफ झुकेगा, तो आगे की तरफ लीन डाउन झुकने से क्या होगा कि पेन रिलीफ मिलेगा, उसको फौरी तौर पे सुकून आएगा। क्योंकि आपके पास जब पेशेंट नेक्स्ट आगे की तरफ झुकता है तो थोड़ा थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि वो जो आपके पास हार्ट और पेरिकार्डियम की जो इरिटेशन हो रही होती है वो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन हमें मिली, एक हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास पेरिकार्डाइटिस होगा ऐसे पेशेंट को, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास प्लूराइटिस, ठीक है, और इन दोनों की कंबाइंड कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सेरोसाइटिस, ठीक है जी। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये और कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी, ठीक है। तो लंग्स की हमने बात कर ली, एंड पे मैं आऊंगा हमारे पास जो इसके कॉमन सिम्टम्स है ना कि जो कि बोन्स के साथ हैं, जो कि इसके साथ ही स्पेसिफिक हैं। पहले हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस कर लें, वो इस वजह से एंड पे करेंगे क्योंकि हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस भी पढ़ने, तो ताकि कंपैरिजन में आप उसको डिफरेंशिएट कर सको दोनों को, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास ऐसे पेशेंट में रुमेटाइड नोड्यूल्स मिलेंगे, रिमेटॉइड नोड्यूल्स। और ये जो आपके पास नोड्यूल्स होंगे इसके साथ स्पेसिफिसिटी ये एमसीक्यूज ये आ सकता है कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं कि जिनमें रिमेटाइड नोड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आप ये बात कंफर्म लिख लें कि अगर जो पेशेंट रिमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव वाले हैं उनमें ही मिलेंगे। अगर कोई ऐसा रिमेटाइड आपके पास डिजीज का पेशेंट, रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है जिसमें एंटीसिट्रोलिन एंटीबॉडी है सिर्फ, लेकिन रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें रूमेटाइड नोड्यूल्स जो होंगे वो नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया। और ये जो आपके पास रूमेटाइड नोड्यूल्स होते हैं ये आपके पास सब क्यूटेनियस होते हैं, सब क्यूटेनियस, मेनली एल्बो, पेशेंट की जो एल्बो है उसको ज्यादातर ये इन्वॉल्व करेंगे। एल्बो के अलावा आपके पास बाकी ऑर्गन्स जो हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि सेम नोड्यूल्स जो होंगे, अगर तो यहाँ पे हमने सब क्यूटेनियस कहा कि ये स्किन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्किन के अलावा आपके पास ये ऑर्गन्स को भी, अगर ऑर्गन्स तो लंग्स को भी ये मेनली इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया जी।
इसके अलावा हमारे पास ये सेम आपके पास जो डिजीज होती है, इसमें पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का भी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ये भी हो सकती है सेम पेशेंट को, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। किस तरह से हो सकती है कि आपके पास जो लंग्स होंगे, लंग्स में हमारे पास लंग पैरेन्काइमा होता है और उसके अलावा एल्वोलाई होती है। ये जो मैंने आपके पास राउंड स्ट्रक्चर बनाया है ये एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, और इसके अलावा हमारे पास ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये इंटरस्टिशियम है। तो आपके पास यहाँ पे अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन में आके यहाँ पे डेपोजिट हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास फाइब्रोसिस काज करवा देंगे। तो फाइब्रोसिस काज करवाने की वजह से आपके पास जो लंग पैरेन्काइमा है वो बहुत ज़्यादा फाइब्रोज्ड हो जाएगा, आपके पास हार्ड हो जाएगा। तो लंग्स को जब इंस्पायरेशन के दौरान इनको एक्सपैंड होना है तो इनकी एक्सपैंडेशन नहीं होगी, ठीक हो गया, ये एक्सपैंड नहीं होंगे। अगर एक्सपैंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मतलब सेम है कि भी रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न जो है वो शो कर रहा है। आपके पास ये जो पेशेंट होते हैं वो अनीमिया उनमें हो सकता है। अनीमिया क्यों होगा? क्योंकि ये एक क्रोनिक डिजीज है। तो क्रोनिक डिजीज में होता कुछ इस तरह से है कि लीवर से आपके पास स्पेसिफिकली हेप्सिडिन रिलीज होता है, और हेप्सिडिन क्या करता है कि हेप्सिडिन आपके पास एक तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ठीक हो गया, और दूसरे नंबर पे वो आपके पास जो स्टोर आयरन होता है उसके रिलीज को कम कर देता है। जो स्टोर होता है ना आपके पास मैक्रोफेजेस में लीवर में, उसके रिलीज को कम कर देता है। तो अगर आयरन नहीं होगा तो बेसिकली आपके पास जो रेड ब्लड सेल हैं उनमें कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और आपके पास अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ग्लोबिन तो आपके पास प्रोटीन है, हीम में मेनली क्या होता है? एफ ई, हीम का जो मॉलिक्यूल है। तो एफ ई क्या होता है कि आपके पास आयरन होता है, और अगर आयरन नहीं होगा तो आपके पास रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी। विदाउट आयरन तो ऐसे पेशेंट में क्या हो सकता है कि एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इस पेशेंट को हम क्या कह सकते हैं कि अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये जो डिजीज होती है, ठीक है जी। ये सारी बात हमने कर ली। फिर आपके पास यही सेम पेशेंट को शोगरेन सिंड्रोम हो सकता है। शोगरेन सिंड्रोम, शोगरेन सिंड्रोम आपके पास क्या डिजीज होती है? सिका सिंड्रोम, सिका का मतलब होता है ड्राइनेस। तो सिका सिंड्रोम मेनली आपके पास जो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड है और सलाइवरी ग्लैंड उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, ठीक है। और आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड बेसिकली आईज, ड्राई आईज और उसके अलावा ड्राई माउथ मिलता है। और ये जो आपके पास डिजीज होती है ये मोस्ट कॉमनली अगर किसी पेशेंट को रुमेटाइड आर्थराइटिस है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें शोगरेन सिंड्रोम जो है वो भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में जैसे कि वहां पे ऊपर मैंने रिस्ट बनाई थी, ठीक है। तो रिस्ट में हमारे पास होता कुछ इस तरह से, ये जो रिस्ट है यहाँ पे एक टनल बनती है। टनल का स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से, यहाँ पे लिगामेंट नीचे से आपके पास क्या होता है कि नर्व्स ब्लड सप्लाई सारी जा रही होती है, इस वजह से इसको टनल कहते हैं, और रिस्ट को कार्पल कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में यहाँ से आपके पास मीडियन नर्व पास हो रही होगी, और अगर उसकी कंप्रेशन हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। रुमेटाइड आर्थराइटिस में ये भी होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास कार्पल्स बोन्स हैं उनके जो जॉइंट्स हैं उनमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो वो इन्फ्लेम होने की वजह से जो आपके पास यहाँ पे टनल का जो स्ट्रक्चर है, जो डायमीटर एरिया है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, तो कंप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। आपके पास जो एमिनेंस यहाँ पे जो होते हैं ना, सॉरी, मसल्स होते हैं, ठीक है जी। थिनार, सॉरी, थिनार और हाइपोथिनार, थिनार मसल्स होते हैं जो मेनली जो थंब वाला पार्ट होता है ना उसको आपके पास सप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनकी एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम में मेनली होता है। तो मीडियन नर्व की मेनली कंप्रेशन हो जाती है और आपके जो थिनार मसल्स हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, लेकिन आपके पास जो सबक्यूटेनियस जो आपकी सेंसेशन है वो स्पे रहती है, क्योंकि वो जो नर्व होती है उसको सप्लाई करती है वो आउटर फ्रॉम द टनल के, वो टनल के बाहर से जा रही होती है, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास है, लेकिन ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम अभी हमारा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसी, ये सेम पेशेंट में फेल्टी सिंड्रोम हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स को फेल्टी सिंड्रोम, तो फेल्टी सिंड्रोम में होता कुछ इस तरह से है कि आपको एक ट्राइएड मिलेगा। ट्राइएड में हमारे पास पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सप्लीनोमेगली, और प्लस हमारे पास आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, सप्लीनोमेगली, लार्ज साइज ऑफ द सप्लीन, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज द लेवल ऑफ आपके पास प्लेटलेट इन द सीरम। तो ये सारी कंडीशन जो है वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फेल्टी सिंड्रोम, ठीक है जी।
फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आई होती है पेशेंट हमारे पास जो होगा उसको स्क्लेराइटिस हो जाएगा। अगर हम बात करें तो दरमियान में कोई भी हमारे पास ह्यूमन के दरमियान में आपके पास जो ब्लैक डॉट होता है पेशेंट की आंख में, ठीक है, पेशेंट तो नहीं वैसे ह्यूमन की आंख जो होती है उसमें जो पिन पॉइंट ब्लैक डॉट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उसके ये प्यूपल के अराउंड जो एक और हमारे पास सर्कल होता है प्यूपल के अराउंड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। और आइरिस के अलावा हमारे पास जो व्हाइट वाला राउंड बॉल होती है, व्हाइट दोनों तरफ व्हाइट जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। तो स्क्लेरा में छोटी छोटी सी आपके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसको सेक्लेराइटिस हो जाएगा, ठीक है। मेनली उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, यूवियाइटिस जो लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी, और सेक्लेराइटिस भी हो जाएगी कि उसकी जो हमारे पास वाइट आई का जो वाइट स्ट्रक्चर है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो मतलब किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा, डार्क रेड आई नजर आएगी उसकी, बहुत ज्यादा सुर्ख रेड आई जो होगी वो पेशेंट की प्रेजेंट करेगी, ठीक हो गया। तो ये है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन को हमने पहले इस वजह से पढ़ा है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी डिजीज होगी वो आपके पास सिनेरियो में रिलेट करके पूछ सकता है, सिनेरियो में एंटी सिट्रोलिन एंटीबॉडीज का कह के हमारे पास, और उसके बाद नेक्स्ट वो ये कह सकता है कि अगर ये पेशेंट है तो उसको लंग डिजीज है तो आप हमें बताएं कि वो आपके पास किस पैटर्न की है। तो इधर उसने सिर्फ लिखा हुआ है बुक में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न की है, ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर वो आपके पास लीवर से रिलेटेड पूछ सकता है कि आपके पास मेन कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, कि ऊपर सिट्रोलिन एंटीबॉडी कह के पूरा उसने सीबीसी का सिनेरियो दे दिया कि आपके पास रेड ब्लड सेल जो है वो डिक्रीज हैं, ठीक है। उनकी जो आपके पास एमसीवी है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो आपके पास है वो डिक्रीज देन 80 है, ठीक है। तो सारी की सारी ऐसी आपके पास सिनेरियो बन रहा है जिसमें आपको डायग्नोज हो रहा है कि ये जो पेशेंट है वो अनीमियक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह उसको डायग्नोज करके डिफरेंशिएट करना है। तो अनीमिया वो सारे दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आयरन आपके पास अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होती है इसमें, ठीक हो गया। हेप्सिडीन से रिलेटेड भी बात पूछ सकते हैं। तो ये जो बातें आपको अगर यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज कर रही हैं तो हमारे पास जो हीमाटोलॉजी रिकॉर्डेड लेक्चर है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जाके। अब जो मोस्ट स्पेसिफिक चीजें हैं ना रिमेटाइड आर्थराइटिस से रिलेटेड, ठीक है, इसकी हमने पैथोलॉजी को डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा इसकी जो सीरोलॉजिकली होता है आपके पास कौन कौन सी एंटीबॉडी होती हैं और ये किस किस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्पेसिफिक से, आपके पास इसके जो स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, मेनली रोमेटाइड आर्थराइटिस आपके पास साइमेट्रिकल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, साइमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, दोनों तरफ आपके पास, जैसे कि रिस्ट, उसके अलावा एल्बो, उसके अलावा नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, तो मेनली साइमेट्रिकल जॉइंट्स। फिर फर्दर हमारे पास अगर कोई पेशेंट जो है वो आपके पास मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ, मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है, और रिलीव रिलीव विद वॉक और एनी मूवमेंट, ठीक है, बट मोर देन 30 मिनट्स, ठीक है। आपके पास कोई पेशेंट जो है वो सुबह उसने वेकअप हुआ है तो वेकअप होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में स्टिफनेस फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, लेकिन जैसे उसने चलना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता या अपनी एक्टिविटी शुरू की तो आफ्टर 30 मिनट्स या आफ्टर, कुछ बुक्स में 1 आवर लिखा हुआ है, कुछ कहते हैं कि 1 घंटे के बाद, कुछ 30 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो उसके जो आपके पास पेन्स में उसकी जो पेन हो रही थी वो उसमें रिलीफ होना शुरू हो गया, मतलब उसकी जो पेन है वो ठीक हो गई है, नॉर्मल हो गई है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कंफर्मेटरी हो जाएगा कि ये पेशेंट जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस का है, क्योंकि ओस्टियो आर्थराइटिस में सेम आपके पास क्या होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है, लेकिन उसका जो पेन होगा वो आपके पास लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से कम या 1 घंटे से कम, ठीक है। ये तो आपके पास डिफरेंट हो सकता है कि 1 घंटे से पहले पहले उसका जो पेन है ना वो ठीक हो गया, ठीक है। तो ये जो पेशेंट होगा वो आपके पास क्या होगा कि ओस्टियो आर्थराइटिस का था, ठीक है। एक मेन इसका डिफरेंस ये है, बाकी हम इसको भी डिफरेंट डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास सेमेट्रिकल जॉइंट हमने इन्वॉल्वमेंट की बात कर ली, ये जो पेशेंट होगा वह उसमें हमारे पास सिस्टमैटिक सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे फीवर, फटीग, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास वेट लॉस इसके साथ ये प्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस सेम जॉइंट्स पेन होता है उसमें ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है। ये सारी बातें देख ली। इसके अलावा जॉइंट से रिलेटेड हमारे पास जो मेन इसके सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि हमारे पास इसमें अल्नर डेविएशन मिलती है। अल्नर डेविएशन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये अगर हैंड है, ठीक है, तो इसके अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कार्पल बोन्स होती हैं, ठीक है, ये कार्पल बोन्स हैं। शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर स्केफोइड, ठीक है, वो सारी की सारी। उसके अलावा हमारे पास
कार्पल्स के अलावा आगे ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लू से, ये आपके पास होती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, ठीक है, मेटाकार्पल्स। और फिर मेटाकार्पल्स के आगे जब फिंगर्स शुरू हो गई हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लेंजीज। ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो ज्वाइंट होता है वो ये होता है आपके पास यहाँ पे, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, एमसीपी, मेटाकार्पोफेलेंजियल्स, जो कि फ्लेंजीज को और मेटाकार्पल्स को आपस में जोड़ रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं दरमियान में, इनको क्या कहा जाता है हमारे पास, पीआईपी, ठीक है, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। और इसके बाद एंड पे हमारे पास एक और जॉइंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डीआईसी, डिस्टल इंटर आपके पास फेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है जी। तो मेनली हमारे पास रिमेटाइड आर्थराइटिस में पीआईपी और एमसीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड पे आपके पास डीआईसी, ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। तो दो जॉइंट्स जो होंगे ये इन्वॉल्व होंगे, पीआईपी प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल, ठीक है, और आपके पास दूसरा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स। इन दो जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। डीआईसी जो होता है वो आपके पास स्पेयर रहता है रिमेटाइड आर्थराइटिस में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं इन्वॉल्व होगा कभी भी, ये इन्वॉल्व होता है ओस्टियोआर्थराइटिस में। तो रिमेटाइड आर्थराइटिस में प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम थोड़ी सी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसके रिलेटेड। अच्छा जी, ये आई थिंक सो मार्क हो जाए तो फिर तो बेहतर है। यहाँ पे ये आपको हैंड नजर आ रहे हैं फीमेल के। तो इसमें आपके पास यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो है ना जॉइंट्स, ये वाले जो जॉइंट्स हैं, दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड एमसीपी, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक हो गया, ये वाले मेटाकार्पोफेलेंजियल्स हैं। फिर हम इसके बाद हाईलाइट करते हैं हमारे पास जो होते हैं पीआईपी। ये आपके पास है पीआईपी प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, पीआईपी पीआईपी ये दोनों तरफ, ठीक है। और फिर एंड पे जो होते हैं ना हमारे पास नेल बेड्स के साथ वाले जो जॉइंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड डीआईसी, डिस्टल, बॉडी से डिस्टल है ना तो सबसे दूर है डीआईसी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास अगर रिमेटाइड आर्थराइटिस है तो उसमें कौन कौन से जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इन दो की। ये आपके पास जो जॉइंट्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे पेन पेशेंट को फील होगा, ठीक है जी। जो एरिया मैंने ये सर्कल कर दिया, जेड आपके पास मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये थी बात आपके पास। अब दोबारा से हम उधर चलते हैं, फिर आप नेक्स्ट बात आगे करेंगे जो होगी। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो एमसीपी और पीआईपी जो जॉइंट्स हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और अब कुछ इस तरह से होता है कि इसमें हमें एक डिफॉर्मिटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में होगा कुछ इस तरह से, पहले हम नाम लिखते हैं उसका, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो पीआईपी जॉइंट होता है ना इसकी हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। हाइपर एक्सटेंशन का मतलब है कि हमारे पास आपने कभी भी ये जो मस्कोस्केलेटन है ना, अगर यहाँ पे ये मैंने एक एरो बनाया, ठीक है, और अब इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करते जाते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो एंगल है ये 180 का है। फिर हमारे पास यहाँ पे मैंने इस एरो से शो किया तो ये 160 का है। फिर इससे शो किया तो ये मैंने कहा कि ये 120 है। फिर ये आपके पास 90 है। तो अगर आपके पास जॉइंट्स में एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वो होगी एक्सटेंशन, ठीक हो गया, ये एग्जांपल है आपके पास इसकी। और अगर आपके पास एंगल की, जो आपके पास एंगल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, जॉइंट्स के दरमियान एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो वो होगी आपके पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। अगर हम हाथ को सीधा करते हैं ना, रिस्ट है, रिस्ट अगर बिल्कुल सीधी है तो एक्सटेंड है। अगर इसको फ्लेक्स करेंगे तो आप अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करें, मोड़े नीचे की तरफ, ठीक है, अपनी एल्बो की तरफ, तो आप देखें कि इसमें जो एंगल है वो डिक्रीज हो गया दरमियान में, ठीक है। अगर आप इसको हाथ को सीधा करेंगे तो ये आपके पास जो एंगल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और ये एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी में मेनली होता कुछ इस तरह से है कि जो पीआईपी जॉइंट है ना उसकी हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। पीआईपी प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स जो होता है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाता है, ठीक हो गया, तो बहुत ज्यादा स्टेट हो जाएगा। और आपके पास डीआईसी जो है ना उसके अकॉर्डिंग जब वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो डीआईसी जो होता है ना एंड वाला जो होता है वो आपके पास उसकी फ्लेक्शन देखने को मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये हम देखते हैं इसको किस तरह से होती है ये। तो हमारे पास ये, आप ये नहीं है आई थिंक सो, ये देखें हमारे पास ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी, आप देख रहे हैं कि दरमियान में जो आपके पास पीआईपी है,
ये जो आपके पास है PIP, तो ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ पड़ा है। तो ये स्वान नेक, ये बर्ड है एक, जिसकी जो नेक होती है वो इस तरह से होती है, ठीक हो गया। तो इसमें ये मिलेगा हमारे पास, ठीक हो गया। स्वान नेक डिफॉर्मिटी मेनली रुमेटाइड आर्थराइटिस में मिलती है, ठीक हो गया जी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें अल्नर डेविएशन मिलेगी। तो अल्नर डेविएशन में हमारे पास ये जो पेशेंट है, आई थिंक सो ये नहीं है, ये नहीं है, ये अच्छा, ये जो हमने सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स की बात की ना, रुमेटाइड नोड्यूल्स, तो ये जो पेशेंट के ये जो आपको थाई नजर ये पाम नजर आ रही है, पाम में सेंटर में जो आपको ये आपके पास बल्ज एरिया नजर आ रहा है, तो ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपके पास स्किन में भी हो सकते हैं, अदर देन स्किन कहीं भी होगा। ये जो पेशेंट है ये भी रिमेटाइड आर्थराइटिस का है। तो इसके रिलेटेड हम बात करेंगे कि अल्नर डेविएशन के, अल्नर डेविएशन में क्या हो जाएगा, मैं आपको ड्रा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। वहां पे अगर डायग्रामेटिकली हमें नहीं पता, तो आपके पास अगर पेशेंट का पूरा हैंड है, ये पेशेंट का हैंड है, ये नॉर्मल हैंड है पेशेंट का, ठीक है। अब अगर इसको रुमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से अल्नर डेविएशन हो गई, तो इसकी जो सारी की सारी फिंगर्स हैं आपके पास यहाँ पे, ये अल्नर नर्व आपके पास इस तरफ होती है, ठीक हो गया। जो थंब है ना, थंब की तरफ आपके पास मीडियन नर्व होती है, और थंब के अपोजिट जो आपके पास लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी जो आपके पास फिंगर है, वो साइड पे आपके पास अल्नर नर्व होती है। तो अगर हैंड जो है वो पेशेंट का डेविएट हो गया टुवर्ड्स द अल्नर, ठीक है, तो अल्नर की तरफ अगर चला गया है, तो इसको हम बोलेंगे अल्नर डेविएशन। होता क्यों है, क्योंकि आपके पास दरमियान में यहाँ पे जो कार्पल बोन्स हैं, ठीक है, कार्पल्स के अलावा आपके पास इससे नेक्स्ट कौन सी होती है, मेटाकार्पल्स बोन। तो मेटाकार्पल बोन्स के जो आपके पास यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं इनके, जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, तो इनकी जो ओरिएंटेशन थी वो डिसओरिएंटेड होगी। जब डिसओरिएंटेड हो गई, तो आपके पास ये जो पेशेंट होगा, इसका जो हाथ होगा वो एक तरफ को टिल्ट कर जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं हमारे पास के, ये होती है आपके पास अल्नर डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक सो सिमेट्रिकल जी नहीं, यहाँ पे ये पेशेंट का जो ये तो उन्होंने फुट, इसका जो फुट है ना उसको प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो ये मेनली आपके पास इसमें दो स्पेसिफिक हैं, इसके साथ देखने को मिलती हैं। अब हमने स्वान नेक डिफॉर्मिटी का देखा, और हमने अल्नर डेविएशन का देखा, और प्लस हमारे पास हमने क्या कहा कि PIP और MCP जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और DIC नहीं होता। आगे आप लोगों ने बिल्कुल भी, शायद किसी ने मैसेज किया, मैं देखता हूँ एक दफ़ा, कि किसी बंदे ने पूछा है कि ऐसा ही क्यों होगा। नहीं, किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। तो ऐसा इस वजह से होगा, MCP और जो आपके पास PIP है, तो इन जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो आपके पास एंड वाले हैं ना, यहाँ पे मैं फिंगर बनाता हूँ, ये ये पेशेंट की फिंगर है, ठीक है, ये पेशेंट की फिंगर है जो कि रिमोटाइड आर्थराइटिस का, और ये उसका PIP जॉइंट है, और ये उसका MCP जॉइंट है। तो दोनों इन्फ्लेम्ड है, लेकिन एंड पे DIC जो है वो स्पेयर है। तो इसको, ये आपके पास मेन काज होती है कि PIP और MCP जो होते हैं वो आपके पास इन्फ्लेम हो जाते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इसकी भी पिक्चर होगी आई थिंक सो। नहीं है यहाँ पे, ये आप ज्यादा क्लियर, इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस पे हम मेंशन करते हैं, आपके पास यहाँ पे ये कार्पल बोन्स हैं, सारी की सारी ये कार्पल बोन्स हैं। और कार्पल बोन्स के आगे हमारे पास जो बोन्स हैं वो हैं मेटाकार्पल बोन्स। और मेटाकार्पल बोन्स के आगे हमारे पास, ये मैं ग्रीन से बनाता हूँ मेटाकार्पल्स वाली, ये आपके पास है मेटाकार्पल्स, दीज आर मेटाकार्पल्स, ठीक है। और मेटाकार्पल्स से आगे आपके पास जो ब्लू से बनाऊंगा वो हैं फ्लिंजीज। तो ये सारी की सारी हैं फ्लिंजीज, ये फ्लिंजीज हैं, ये सारी की सारी फ्लेंजीज हैं, ठीक है। ये फ्लेंजीज हैं, ये फ्लेंजीज हैं। तो आपके पास पहला जो जॉइंट होता है मेटाकार्पोफ्लेंजियल, MCP, दिस दिस जॉइंट MCP, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये MCP, और फिर आपके पास नेक्स्ट PIP, ये PIP, 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 प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल, और एंड पे हमारे पास ये आपके पास होता है DIC, DIC जॉइंट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। DIC नहीं, DIP, डिस्टल इंटरफेरेंजियल। DIC तो आपके पास डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी होती है। तो ये थी बात इससे रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास ये बातें हमने सारी कर ली हैं। तो कॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं उसको, NSAID दे सकते हैं, तो ये सारी कंडीशन तो हम देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे कि उसको NSAIDs देंगे। NSAIDs के अलावा हम उसको ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये जो पेशेंट है रुमेटाइड आर्थराइटिस का, ऐसे पेशेंट में हमारे पास जो ओस्टियोपोरोसिस डिजीज होती है बोन्स की, बोन्स रिजॉर्प्शन हो जाती है, उसका रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास पेशेंट को
ओस्टियोपोरोसिस भी है और रूमेटाइड आर्थराइटिस भी है, क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस आपके पास ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो फिर आपने ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स नहीं देने, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और ज्यादा ओस्टियोपोरोसिस का काज होते हैं। इसके अलावा हम ड्रग्स दे सकते हैं मेथोट्रिक्सेट, और मेथोट्रिक्सेट हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सारा हमने देख लिया था। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, ठीक है। और आपके पास ये क्या क्या करवाती है वो सारी बातें हमने देख ली थी। हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, अगर इसको रिवर्स करना है तो ल्यूकोफरीन देनी है। इसके अलावा हम सल्फासेलाजीन दे सकते हैं, सल्फासेलाजीन, ठीक है। और प्लस हमारे पास जो मेन चीज ही मैंने कहा था कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, हमारे पास इसको हमने इनहिबिटर देना है, ठीक है। तो इसका इनहिबिटर देने के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के अलावा हमारे पास एक और ड्रग होती है, इंटेराकेप्ट इस तरह का नाम है उसका। तो वो रिसेप्टर पे जाके लग जाती है हमारे पास, सॉरी इसके साथ अटैच हो जाएगी और इसको रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देगी। यहाँ पे जो एमसीक्यूज ये है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का है, ठीक है, तो उसको कभी भी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये आपके पास ग्रेनुलोमा को स्टेबलाइज कर रहा होता है, स्टेबलाइज ग्रेनुलोमा। तो ग्रेनुलोमा हमारे पास ये चीज होती है ना कि यहाँ पे बैक्टीरिया पड़े हैं, ठीक है, लंग्स में। तो इसके अराउंड हमारे पास यहाँ पे एपिथेलोइड सेल्स, मतलब कि जाइंट सेल्स मैक्रोफेजिस जो हैं, और उनके अराउंड हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स हैं उन्होंने बैक्टीरिया के अराउंड वॉल बनाई हुई है, इसको निकलने नहीं देना, ठीक हो गया। और इस ग्रेनुलोमा को ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो होता है वो स्टेबलाइज कर रहा होता है, कि ये जो आपके पास ग्रेनुलोमा है इसको पक्का कर रहा होता है कि इसको मैंने टूटने नहीं देना। अगर ये टूटेगा तो ये जो दरमियान में ग्रीन वाले बैक्टीरिया ये इससे बाहर आ जाएंगे। तो अब आपने क्या किया, आप ट्रीट तो कर रहे हो रिमेटाइड आर्थराइटिस, आपको चाहिए था कि उसकी इन्फ्लामेशन में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर पेशेंट को टीबी भी है, पहले उसकी हिस्ट्री है, तो आपने ये दे दिया, तो आपके पास ये जो आपके ग्रेनुलोमा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, दोबारा से वो बस्ट हो जाएगा और बैक्टीरिया जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो इससे पहले आपने क्या करना है कि पीपीडी टेस्ट जो है ना, ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर लेना, ताकि एक दफा आप देख लें कि जो पेशेंट है वो आपके पास टीबी का तो नहीं है। तो ये सारी जो बातें थी वो थी हमारे पास रूमेटाइड आर्थराइटिस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि ओस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है जी। ओस्टियो आर्थराइटिस, तो ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब होता है हमारे पास बोन, और उसके अलावा हमारे पास आर्थ का क्या मतलब होगा, जॉइंट, ठीक है। और आइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन। तो बोन्स और जॉइंट की इन्फ्लामेशन को हम कह सकते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन ये मिस नोमर है हमारे पास। मिस नोमर से मुराद ये है कि ये जो इन्फ्लामेटरी डिजीज नहीं होती ओस्टियोआर्थराइटिस, बल्कि ये क्या है, ये डीजनरेटिव डिजीज है। डीजनरेटिव का क्या मतलब है कि आपके पास जो पेशेंट के जॉइंट्स है ना, वो खुद ब खुद आपके पास ड्यू टू एनी स्ट्रेस, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, उनकी मैकेनिकल वियर एंड टियर डिस्ट्रॉयज आर्टिकुलर कार्टिलेज कि ड्यू टू एनी मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से आपके पास जो पेशेंट की आर्टिकुलर कार्टिलेज थी, हम दोबारा से वहां ऊपर आ जाते हैं कि ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर था हमने इसको रिमूव कर दिया, पेनिस फॉर्मेशन को रिमूव कर दिया, वो आपके पास स्पेसिफिक रूमेटाइड आर्थराइटिस से। आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ना उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। क्यों डिस्ट्रक्शन हो जाएगी? क्योंकि ये एक्ट लाइक अ कुशन, एज अ कुशन का काम करती हैं। तो ज्यादातर आपके पास, आपने पहले ये समझना है कि क्यों आपके पास ये टूटेगी। तो सबसे पहली बात ये है, पहले हम इसके रिस्क फैक्टर, हम इसके इटियोलॉजी लिख लें कि क्यों क्यों आपके पास ये हो सकती है। कि आपके पास एज, एज मतलब ज्यादा एज है ना, ठीक है, ये नहीं कोई भी एज है, एज अगर ज्यादा होगी, उसके अलावा हमारे पास ओबीस, ओबेसिटी है, ठीक है, या कोई भी जॉइंट ट्रोमा हुआ है, जॉइंट ट्रॉमा, ठीक है। तो ये सारे के सारे, अगर एज है तो एज भी आपके पास मैकेनिकल स्ट्रेस काज कर सकती है। जॉइंट ट्रॉमा तो बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया। ओबेसिटी, आपके पास ज्यादा वजन पड़ रहा है जॉइंट्स के ऊपर, तो वो आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। होता ये है कि आपके पास ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसमें मेनली कौन से सेल होते हैं, हमने कहा ये कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट्स आपके पास मेनली इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पेशेंट की एज जो है वो ज्यादा है तो ये कॉन्ट्रोसाइट जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक हो गया। जब कॉन्ट्रोसाइट डिक्रीज हो जाएंगे तो स्टेबलाइज करने वाली कोई चीज नहीं होगी जो कार्टिलेज को स्टेबलाइज करेगी, ठीक है। अगर कार्टिलेज नहीं रहेगी तो कार्टिलेज आपके पास रिमूव हो जाती है, ठीक हो गया, इसकी एट्रोफी हो जाती है। और जब इसकी रिमूविंग हो गई तो रिमूविंग होने के बाद आपके पास नीचे क्या बचा, आपके पास बोन्स जो है वो नेक्ड होगी। और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो आपके पास साइनोवियल मेम्ब्रेन थी और आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये तो आपके पास कैविटी है, साइनोवियल कैविटी है, इसके दरमियान स्पेस जो होती है वो कम हो जाती है, सॉरी।
तो स्पेस अगर कम हो जाएगी तो ये दोनों जोन बोन्स जो होंगी वो एक दूसरे के पास आ जाएंगी। अगर ये पास आ जाएंगी, ठीक हो गया, तो पास आने की वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज भी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको लुब्रिकेट कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो ये दोनों आपस में रब होंगी। अगर ये रब होंगी तो रबिंग होने की वजह से ये जो पेशेंट होगा वो पेन को फील करेगा, ठीक हो गया। तो मेनली हमारे पास ये कंडीशन होती है ओस्टियो आर्थराइटिस में, ठीक है। बाकी जो बातें हैं आपके पास, ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसमें मेनली आपके पास जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन है उसकी हम बात करते हैं कि वो किस तरह से डिफरेंशिएट, जैसे कि हमने वहां पे बात की कि उसमें आपके पास जो पेन था वो मॉर्निंग मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है, लेकिन आपके पास लेस देन 30 मिनट में चला जाएगा, ठीक है, 30 मिनट में वो आपके पास लेस देन 30 मिनट कम हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो पेन होता है मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस में, मेनली इसके रिलीव होने में जो मेन फैक्टर है ना वो ये है कि आपके पास रेस्ट, अगर पेशेंट रेस्ट करेगा ना, क्योंकि रेस्ट से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ कि पेन मेक वर्स एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ डे, कि आपके पास जब एंड होगा ना दिन के इख्तिताम पे, ये जो पेशेंट होगा उसके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो रेस्ट करेगा तो पेन जो होगा वो आपके पास रिलीफ हो सकता है, ठीक हो गया। दो बातें होगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास वहां पे साइमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ पे ए साइमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों तरफ के आपके पास जो ज्वाइंट है उनकी इन्वॉल्वमेंट, ऐसा नहीं है। एक ज्वाइंट इन्वॉल्व होगा दूसरी साइड का बेशक नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। सिस्टेमिक सिम्टम्स नहीं होंगे, मतलब कि पेशेंट को फीवर फटीग ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि जब बोन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो बोन की डिस्ट्रक्शन होने के बाद आपके पास यहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है दोनों तरफ साइटों पे, यहाँ पे दोनों तरफ आपके पास न्यू बोन्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, स्पेसिफिक है, हमें एक्सरे पे नजर आता है। तो इसको आपके पास न्यू बोन फॉर्मेशन एट द एजेस ऑफ द बोन, दीज आर कॉल्ड ओस्टियोफाइट्स, ओस्टियोफाइट, ठीक है। तो ओस्टियोफाइट आपके पास ओस्टियोआर्थराइटिस में मिलते हैं, और पेनस फॉर्मेशन जो होगी वो रिमेटाइड आर्थराइटिस में होगी। ओस्टियोआर्थराइटिस में एसाइमेट्रिकल जॉइंट के दोनों तरफ के बराबर जॉइंट नहीं होंगे। अगर पेशेंट का एक जो एक नी है या उसके एक तरफ का जो टांग में घुटने में दर्द है तो दूसरी तरफ नहीं होगा, लेकिन रोमेटाइड आर्थराइटिस में दोनों तरफ पेन होगा। फर्दर सिस्टेमिक सिम्टम्स नहीं होंगे, पेन फटीग फीवर इस तरह की कोई कंडी आप सॉरी पेन तो होगा, आपके पास फीवर फटीग वेट लॉस इस तरह के कोई सिम्टम्स जो होंगे वो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया। और मेन चीज जो मैंने ऊपर आपके पास सबसे पहले लिखी थी कि ये नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, लेकिन आपके पास यहाँ पे नाम में बेशक है लेकिन नॉन इन्फ्लामेटरी है, तो किस तरह से पता चलता है कि जब हम जॉइंट्स में देखते हैं फ्लूइड की, हमने उसका एनालिसिस किया तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल का जो काउंट होता है ना वो हमें डिक्रीज मिलता है, लेस देन 2000 मिलीमीटर क्यूब। क्योंकि अगर व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होंगे तो इसका ये मतलब है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल कम मिलते हैं, नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। और दो किस्म की सिस्ट इसमें मिलती हैं, एक आपके पास मिलती है हाइबर्डन और दूसरी बोशर बोशर नोड्यूल, आपके पास नोड्स, बोशर नोड्स और हीबर्डन, हीबर्डन हीबर्डन नोड्स, बूशर्ट नोड्स। तो इसको किस तरह से याद रखना है, हिप डिप से याद रखना है अपने, जैसे कि हिप डिप ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं ना, तो आपके पास हेबर्डन नोड्स में क्या होगा कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक हो गया। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स कौन से होते हैं, आपके पास सबसे एंड पे जो नेल बेड्स के साथ जॉइंट होते हैं उनमें क्या मिलेंगे कि ये आपके पास दोनों तरफ नोड्स मिलेंगे, ठीक है। आपके जो नोड्यूल्स बन जाएंगे, इसमें आपको पिक्चर दिखाता हूँ। और बूशर्ड नोड्स आपके पास मेनली किसको इन्वॉल्व करेंगे, ये आपके पास पीआईपी को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक हो गया, पीआईपी पे बनेंगे। और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स बिल्कुल भी आपके पास इसमें स्पेयर रहता है। इसकी हम पिक्चर देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से हैं ताकि हमें पता चल जाए एक दफा। तो ये जो पेशेंट है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो डिस्टल जॉइंट्स हैं उस पे आपको क्या देखने, ये देखें, ये बल्जिंग एरिया मिल रहा है, ये बल्ज एरिया मिल रहा है, ये बल्ज एरिया मिल रहा है, ठीक हो गया। तो दीज आर बुशर नोड्स, ठीक हो गया। और इसके अलावा सॉरी सॉरी दीज आर हिबर्डन नोड्स, हिबर्डन क्योंकि ये डिस्टल है, हिप डिप से मैंने कहा था ना, हिबर्डन हिप डिप, तो दीज आर द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, तो ये हिबर्डन नोड्स है। और इसके अलावा अगर हमारे पास ये जो आपके पास ये नोड्स मिल रहे हैं आपको, तो दीज आर द बूशर्ड नोड्स जो कि पीआईपी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ स्पेसिफिक है। उसके साथ क्या स्पेसिफिक था, उसके साथ स्पेसिफिक था स्वान नेक डिफॉर्मिटी और दूसरा अल्नर डेविएशन, और हिबर्डन नोड्स और बूशर्ड नोड्स इसके साथ स्पेसिफिक है।
अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसकी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में मेनली हमने कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज नहीं करनी, ठीक हो गया। हम पेन रिलीवर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा इन्फ्लामेशन हुई है। तो एमसीक्यू इस तरह से आएगा कि पेशेंट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ है, तो क्या हम उसमें इन्फ्लामेटरी मतलब कि हम उसमें ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह हम उसमें ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक हो गया, क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं होती। हाँ, लेकिन हमारे पास ये इंट्रा आर्टिकुलर के जो जॉइंट्स हैं उसमें हम हेलोरोनिक एसिड को इंजेक्ट कर सकते हैं। कुछ बुक में ऐसे भी है कि ग्लूकोकोर्टिकाइड्स को भी इंजेक्ट कर सकते हैं लेकिन मेनली हमारे पास ये है कि ये जो डिजीज होती है वो नॉन इन्फ्लामेटरी होती है, ठीक हो गया। तो मेनली हमने इसको पेन रिलीवर, रेस्ट से, और मोस्ट कॉमनली अगर जो पेशेंट है वो उसका पेन जो है वो रिलीव नहीं हो रहा, वो आपके पास परसिस्टेंट है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की थेरेपी, जो आपके पास जॉइंट रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है, ठीक हो गया। तो ये था इन दोनों में मेन डिफरेंस, ठीक है जी।